सभी को नमस्कार प्रणाम। मैं राकेश सिहाग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हमने 4 क्लास कर लिए हैं। आज की ये जो क्लास नंबर है ये 4 नंबर क्लास है। यानी हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेजरमेंट का, मापन और मात्रक का। इसका ये आज लास्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे के वीडियो देख लीजिए, जिससे कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर आज समाप्ति की ओर है। आज ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपको पहले पीछे के वीडियो देखने हैं। दमदार तरीके से तैयारी मैं आपको करवा रहा हूं। अभी हमारी आरपीएफ की वैकेंसी भी अब आ गई है और हमारी एसएससी जीडी की वैकेंसी भी है और बहुत जल्द एएलपी की वैकेंसी आने वाली है। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं और वैसे अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी का तो हर साल पेपर होता है, हर साल 4 पेपर होते हैं आपके। एसएससी जीडी का हो गया, पिछले साल भी था, अब की बार भी है। सीजीएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, सीजीएल का हो गया, सीपीयू का हो गया। ये हर साल वैकेंसी आती हैं और सभी के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पूछी ही जाती है। और ज्यादातर जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपकी फिजिक्स, जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। और ऐसा कंटेंट आपको दे रहा हूं जो आपको बहुत बड़े बड़े जो चैनल हैं उनके ऊपर जो पेड कोर्स चलता है वहां पर आपको नहीं मिलता। ऐसा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, पूरा ऑथेंटिक और एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो आपको मैं दे रहा हूं। इसलिए आप पूरा भरोसा कर सकते हैं और अपनी तैयारी को 4 चांद तक पहुंचा सकते हैं। 4 चांद अपनी तैयारी में लगा सकते हैं। एक बार भरोसा कीजिए, आपको पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे लिखे जाते हैं ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और विमीय सूत्र आपका जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपकी जो रेलवे की एग्जाम होती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूरी की विमा क्या है, आयतन की विमा क्या है, क्षेत्रफल की विमा क्या है, बल की विमा क्या है, कार्य की विमा क्या है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसलिए अब आपको घबराना नहीं है साथियों, क्योंकि कौन है, आपका भाई आपके सामने खड़ा है, आपको अच्छे से याद करवाएगा। और जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारी विमाएं मैं आपको करवाऊंगा और निकालनी भी आपको सिखाऊंगा। बात करते हैं विमा की। तो साथियों विमा जो है ना वो मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखी जाती है? तो साथियों विमा जो लिखी जाती है वो मूल राशियों के द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा? मूल राशियों के द्वारा। किसका निर्माण होता है? विमा का निर्माण होता है मूल राशियों के द्वारा। किसके द्वारा? मूल राशियों के द्वारा। अब मैंने आपको पहली क्लास में ही पढ़ाया था कि मूल राशि क्या है। मूल राशि क्या है पढ़ाया था मैंने आपको। राशियां आपकी 3 प्रकार की थी। एक थी आपकी मूल राशि, दूसरी थी आपकी पूरक राशि और तीसरी थी आपकी व्युत्पन्न राशि। ये 3 राशियां मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। तो उसमें जो स्टार्टिंग में मैंने आपको मूल राशि बताई थी, इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। और वो कौन कौन सी थी मैंने आपको बताया था। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी मीटर लंबाई हो गया। उसके बाद द्रव्यमान हो गया, उसके बाद समय हो गया, उसके बाद आपका ताप हो गया, उसके बाद आपका पदार्थ की मात्रा हो गई, उसके बाद विद्युत धारा हो गया और उसके बाद ज्योति तीव्रता। ये 7 आपकी क्या थी? राशियां थी, मूल राशियां। तो इन्हीं 7 मूल राशियों से आपकी क्या लिखी जाती है? विमा लिखी जाती है। इन्हीं 7 राशियों से क्या लिखी जाती हैं? आपकी विमा लिखी जाती हैं। और मुख्य रूप से जो विमा में काम आती है वो 3 राशियां काम आती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी काम आती है, एक तो आपकी काम आती है लंबाई, और लंबाई को हम लिखते हैं एम से, सॉरी लंबाई को हम लिखते हैं एल से। किससे लिखते हैं? लेंथ यानी एल से। एक आपकी काम आती है द्रव्यमान, एक काम क्या आती है आपकी? द्रव्यमान, जिसको हम लिखते हैं एम से। और एक आपकी काम आती है समय, एक काम आती है समय, समय यानी इसको हम लिखते हैं टी से। किससे लिखते हैं? टी से। ये 3 राशियां ज्यादा काम आती हैं किसके अंदर? विमीय सूत्र में। विमीय सूत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो काम आने वाली राशि है वो कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी एमएलटी। यानी कहने का मतलब जो विमीय सूत्र लिखा जाएगा वो किसके आधार पर लिखा जाएगा? एमएलटी के आधार पर लिखा जाएगा। किसके आधार पर? एमएलटी के आधार पर। क्लियर है? तो एमएलटी के बारे में हमें पढ़ना है। अब कहने का मतलब कोई भी आपको राशि दे दे, जैसे वेग दे दिया,
तो इस वेग को आपको क्या करना पड़ेगा, मूल राशि में बदलना पड़ेगा, और मूल राशि में बदलने के बाद इसको आप क्या करोगे, v में सूत्र इसका लिखोगे। पहला आपका काम क्या रहेगा, किसी भी राशि को मूल राशि में बदलना। अगर पहले से मूल राशि है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर मूल राशि नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस राशि को पहले किसके अंदर बदलना पड़ेगा, मूल राशि में। किसके अंदर, मूल राशि में। किसके अंदर, मूल राशि में। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि विमीय सूत्र होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि विमीय सूत्र जो लिखा जाएगा वो किस किस के आधार पर लिखा जाएगा, m यानी द्रव्यमान, l यानी लंबाई और t यानी समय के आधार पर लिखा जाएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम 1 नंबर किसकी, दूरी की। आपसे पूछ ली कि दूरी की विमा क्या है, दूरी की विमा क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरी को किसके अंदर मापते हैं, दूरी को मापते हैं मीटर के अंदर। दूरी को किसके अंदर मापते हैं, मीटर के अंदर। यानी कहने का मतलब मीटर मतलब किसका मात्रक होता है, लंबाई का। अब देखिए इसके अंदर लंबाई दे रखी है, यानी इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, एल दे रखा है, एल दे रखा है, और लंबाई कितनी बार है, मीटर कितनी बार है, 1 बार है। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 1, L1। अब देखो इसकी विमा या तो ये हो जाएगी या फिर इस प्रकार से लिख सकते हो, यानी यहां पर m का मान कितना है, 0 है, m नहीं है इसलिए m के ऊपर क्या लगा देंगे, 0, और l का मान कितना है, 1 है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे, 1, और t का मान भी यहां नहीं है क्योंकि समय यहां पर नहीं दे रखा है। देखो दूरी में कोई समय नहीं आया इसलिए t का मान 0, यहां पर कोई भी द्रव्यमान नहीं आया इसलिए m का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। ये आपकी दूरी की क्या हो गई, विमा हो गई। इसी प्रकार से बात करते हैं 2 नंबर विस्थापन। 2 नंबर बात करते हैं विस्थापन। तो विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। यानी विस्थापन को किसके अंदर मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। यानी कहने का मतलब मीटर भी क्या एक प्रकार की लंबाई है। मीटर का मात्रक, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। इसका मतलब यहां पर भी लंबाई दे रखी है, यानी एल का मान दे रखा है कितनी बार, 1 बार। एल कितनी बार है, 1 बार। यहां पर 1 मीटर है, इसका मतलब 1 बार मीटर है, इसका मतलब यहां पर एल के ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, एल के ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम बात करते हैं इसकी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहां पर m का मान 0 है। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो कोई भी द्रव्यमान नहीं दे रखा है, किलोग्राम वगैरह नहीं दे रखा है। यहां पर समय यानी सेकंड भी नहीं दे रखा है, इसलिए t का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन l का मान कितना आएगा, 1 आएगा। यह आपकी विस्थापन की क्या हो गई, विमा हो गई। कुछ समझ में आया, बिल्कुल। उसके बाद हम 3 नंबर बात करते हैं। नेक्स्ट जो है साथियों वो है आपका चाल। नेक्स्ट क्या है आपका, चाल। अब चाल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। चाल का सूत्र क्या है, देखो ये तो आपकी क्या थी, मूल राशियां ही थी, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर है, विस्थापन का मात्रक मीटर है, तो मीटर क्या थी आपकी, ये मूल राशियां थी। इनको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन बात करते हैं दूरी की, इसकी चाल की। चाल का सूत्र क्या है, चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। चाल का सूत्र क्या है, दूरी बटे समय। अब देखो दूरी का मतलब हो गया l और समय का मतलब हो गया t। दूरी मतलब l यानी लेंथ, t समय का मतलब t, और l का मतलब दूरी, लेंथ। तो देखो अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक तो आपको t दे रखा है और एक आपको दे रखा है l। यानी m का मान फिर भी यहां पर 0 है और l का मान क्या है, 1 है, और t का मान क्या है, 1 है, लेकिन ये नीचे की साइड है इसलिए ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। समझना इस बात को। यानी देखो यहां पर आ गया t 1/t, कोई मान आ गया 1/t, तो 1/t को बदलेंगे तो ये t ऊपर भेजेंगे ना, तो इसकी घात -1 हो जाएगी। और अगर मान लो ये माइनस का, ये इस प्रकार से है t की घात -1, तो इसको बदलेंगे प्लस में करेंगे तो ये 1/t1 हो जाएगा। यानी अगर नीचे प्लस की है तो ऊपर जाने के बाद माइनस की हो जाएगी, अगर ऊपर माइनस की है तो नीचे आने के बाद क्या हो जाएगी, वो प्लस की हो जाएगी। ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, t नीचे था इसलिए ऊपर भेजने पर क्या हो गया, ये माइनस का t1 हो गया। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर वेग। वेग, अगर वेग की बात करें तो वेग का सूत्र आपको पता होना चाहिए। वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, ये क्या है आपका, वेग का सूत्र है। अब विस्थापन को किसके अंदर मापते हैं, मीटर में मापते हैं। किसके अंदर मापते हैं, मीटर में। और ये आपका क्या हो गया, टी यानी सेकंड हो गया। और मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर को लिख सकते हैं एल, लेंथ। मीटर को किसके अंदर लिखेंगे, एल के अंदर लिखेंगे। यानी मीटर का मात्रक क्या होता है, मीटर का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एल होता है। अब देखो यहां पर भी क्या है, एम का मान फिर से 0, एल का मान 1 और टी का मान क्या हो गया, -1। क्लियर है, ये आपका किसका हो गया, वेग का हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। नेक्स्ट जो साथियों हम बात करते हैं, वेग के बाद हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं त्वरण की। किसकी बात करते हैं, त्वरण की। त्वरण की बात करते हैं। अब आपको त्वरण का सूत्र याद होना चाहिए, और त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है वेग बटे समय।
वेग बटे समय। अब देखिए इस समय का मतलब तो t हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वेग की बात करें तो साथियों वेग आपकी मूल राशि नहीं है। इस वेग को आपको बदलना पड़ेगा मूल राशि में। इस वेग को किसके अंदर बदलना पड़ेगा? मूल राशि में बदलना पड़ेगा। और वेग का सूत्र मैंने अभी अभी ऊपर लिखाया है, विस्थापन बटे समय। ये विस्थापन बटे क्या गया? समय। ये जो समय है ना, ये समय तो इस विस्थापन के नीचे जो है ना, इस वेग के सूत्र में समय है वो है एक समय नीचे और दे रखा है, इसलिए नीचे गुणा में एक समय और है। यानी नीचे समय कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। इसका मतलब विस्थापन का जो होता है वो तो होता है एल, यानी विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और मीटर को हम किसके द्वारा लिखते हैं? एल के द्वारा लिखते हैं। और समय कितनी बार है? 2 बार है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? टी की स्क्वायर। यानी टी के ऊपर घात कितनी लगा देंगे? 2 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि टी समय कितनी बार है? 2 बार है। अब इसको किस प्रकार से लिख देंगे? m का मान फिर से 0, l का मान 1 है, और t का मान माइनस का कितना हो गया? 2 हो गया। ये आपकी किसका विमीय सूत्र हो गया? ये हो गया आपका त्वरण का। क्लियर है? यहां तक आप एक बार 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि दूरी की विमा बताओ, त्वरण की विमा बताओ, वेग की विमा बताओ, चाल की विमा बताओ, विस्थापन की विमा बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर। नेक्स्ट हम जो 6 नंबर बात करेंगे वो करेंगे क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब हमें बात करनी है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की विमा क्या होगी, आयतन की विमा क्या होगी, ये दोनों की बात करते हैं हम। देखो क्षेत्रफल, 6 नंबर जो है वो है हमारा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई को हम क्या लिखते हैं? एल से, और चौड़ाई को भी किससे लिखते हैं? एल से, क्योंकि लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। इसका मतलब दोनों क्या हो गए? मीटर मीटर। इसका मतलब एल और एल, एल और एल, यानी कहने का मतलब एल की घात 2, क्योंकि 2 बार एल है ना, इसलिए एल की घात 2। या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, एम का मान यहां पर 0 है, एल का मान 2 है और टी का मान 0 है। क्लियर है बात? टी का मान क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर आयतन की। आयतन, और आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये किसका सूत्र होता है? ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका आयतन का, वॉल्यूम का। ठीक है, अब लंबाई का जो प्रतीक होगा वो भी क्या होगा? एल होगा। चौड़ाई का प्रतीक भी क्या होगा? एल होगा। उसके बाद ऊंचाई का प्रतीक भी क्या होगा? एल होगा। इसका मतलब क्या हो गया? एल की घात कितनी हो गई? 3। या इस प्रकार से लिख सकते हो m0, एल की घात 3 और टी की घात 0, टी की घात 0। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर। जो नेक्स्ट हम जो 8 नंबर साथियों बात करेंगे वो करेंगे किसकी बात है? बल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल की, और बल का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखो यहां पर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान का मैंने आपको बताया था एम, एल और टी। एम का मतलब द्रव्यमान, एल का मतलब लंबाई और टी का मतलब क्या होता है? समय। तो यहां पर द्रव्यमान आ गया, इसका मतलब यहां पर किसका मान आ गया? एम का। एक तो यहां पर क्या है आपका? एम है, गुणा। अब देखो साथियों इस त्वरण की बात करते हैं। देखो द्रव्यमान तो आपकी मूल राशि थी, द्रव्यमान तो आपकी मूल राशि थी, लेकिन त्वरण आपकी मूल राशि नहीं है। इसको मूल राशि में आपको बदलना पड़ेगा। मूल राशि में कैसे बदलोगे? इस त्वरण का सूत्र आपको पता होना चाहिए। त्वरण सूत्र होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब यहां पर समय तो आ गया, समय तो आपकी मूल राशि है, लेकिन यहां पर कौन सी राशि मूल राशि नहीं है? आपका वेग मूल राशि नहीं है। इसलिए पहले आपने क्या किया? इस त्वरण को इस रूप में लेके आए। अब इस वेग को आपको बदलना पड़ेगा मूल राशि में। किस प्रकार से? वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। ये जो समय है ना, ये समय तो इस वेग के अंदर आया था। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय यानी इस वेग के अंदर एक समय था और एक समय पहले से ये रहा, यानी यहां पर भी क्या आ गया? समय आ गया। यानी कहने का मतलब यहां पर एल का मान, एक तो आपका क्या है यहां पर एम है, एक तो आपका एम है गुणा, एक आपका क्या है यहां पर विस्थापन का मतलब एल यानी मीटर यानी एल, और एक नीचे क्या आ गया आपका? 2 आपके क्या आ गए? टी आ गए, यानी टी की स्क्वायर। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं m की घात 1, l की घात 1 और t की घात -2। ये मैंने -2 क्यों लिखा? क्योंकि यहां नीचे 2 था, ऊपर जाने के बाद ये क्या हो गया? माइनस का हो गया। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से जिस प्रकार से छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आएगा तो साथियों आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगा।
एक बार वीडियो को आप दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स बना के इनके चलो, यहीं से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, रटने की आपको आवश्यकता है नहीं। तो यहां तक आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, एक आपको और पढ़ना है, सिर्फ एक दो और पढ़ने, एक पढ़ना आपको कार्य का और एक पढ़ना आपको घनत्व का। मिटा दिया जाए, बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कार्य की। और कार्य का जो सूत्र है वो देखो क्या है, कार्य 9 नंबर। बात करते हैं कार्य यानी वर्क, और वर्क यानी कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब देखो ये विस्थापन तो आपकी मूल राशि है, क्योंकि विस्थापन को किसके अंदर मापा जाता है, मीटर में। मीटर मतलब लंबाई, लंबाई आपकी एक प्रकार की क्या है, मूल राशि है। तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इस बल को बदलना पड़ेगा। और बल का सूत्र अभी अभी मैंने आपको बताया था, बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और गुणा में ये विस्थापन का क्या आ गया, आपका विस्थापन आ गया। अब देखो आगे, अब आगे क्या करोगे, इस द्रव्यमान का मतलब होता है m। इस द्रव्यमान को आपको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपकी मूल राशि है, इसको कुछ भी नहीं करना। द्रव्यमान का मतलब m होता है। अब आपको इस त्वरण को बदलना पड़ेगा। त्वरण का मतलब क्या था, वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब यहां पर इस समय का कोई कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करना है, आपको इस वेग का काम करना है। और वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये जो समय है ना, ये समय नहीं है, ये समय जो है ये इसके सूत्र में आया था, विस्थापन बटे समय, यानी इस वेग का सूत्र है विस्थापन बटे समय। और ये जो समय है ना, ये इसके गुणा में आ जाएगा, ये इसके गुणा में आ गया समय। अब ये तो हो गया विस्थापन। एक देखो, ये तो त्वरण का तो ये आ गया, और विस्थापन का क्या आ गया, आपका विस्थापन आ गया। विस्थापन का क्या आ गया, विस्थापन। और इसके गुणा में देखो एक द्रव्यमान और था, एक गुणा में ये पहले द्रव्यमान था ना यहां पर, तो ये गुणा में मैंने क्या लिख दिया, द्रव्यमान लिख दिया। अब देखो इस द्रव्यमान का तो हो गया m गुणा विस्थापन का क्या हो गया, l हो गया, विस्थापन का l हो गया। ऊपर विस्थापन है, इस विस्थापन का l हो गया, और नीचे समय, और समय को गुणा कर रखा है, इसका मतलब t की घात क्या हो गई, 2 हो गई। अब ध्यान से देखो यहां पर m का मान कितनी बार है, 1 बार है, तो m की घात तो 1 हो गई। l कितनी बार है, 2 बार है, तो l की घात 2 हो गई। और t नीचे है, इसलिए ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -2। ये आपकी क्या हो गई, कार्य की विमा हो गई। ये किसकी विमा हो गई, कार्य की। इस प्रकार से आपको विमा निकालनी पड़ती हैं। तो कुछ विमाएं हैं वो आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ती हैं, जैसे ये आपको विमा याद करनी है, क्योंकि ये निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप इसको याद कर सकते हो। कुछ राशियों की विमाओं को आपको याद करना पड़ेगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और कार्य की विमा तो बहुत बार पूछी गई है। समझ में आई बात। चलिए अब हम एक और बात करते हैं घनत्व की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं एक और। चलिए अब हम बात करते हैं एक और नेक्स्ट जो राशि है वो आपकी लास्ट है, और वो है आपकी घनत्व। नेक्स्ट 10 नंबर आपकी कौन सी है, घनत्व। इनमें से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आता है, घनत्व। और घनत्व का जो सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ये आपका घनत्व का क्या होता है, सूत्र होता है। अब द्रव्यमान भी आपकी मूल राशि है और आयतन भी आपकी मूल राशि है। क्यों, क्योंकि देखो द्रव्यमान का मतलब होता है m, ये मैंने m लिख दिया, और आयतन यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी इसमें 3 बार l आया है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मतलब क्या हो गया, m तो ऊपर आ गया, और l l और l ये कितनी बार आया, 3 बार। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m का मान 1, l का मान कितना है, -3, क्योंकि नीचे 3 था प्लस में, ऊपर जाने के बाद माइनस में हो गया। और यहाँ पर t का मान नहीं है, इसलिए t का मान क्या आ जाएगा, 0। t की घात क्या आ गई, 0। ये आपकी विमा हो गई, किसकी विमा हो गई, आपकी घनत्व की। तो ये कुछ आपकी विमाएं थी जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा साथियों, ये लिख लीजिए। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट आपको नोट लगा के लिखना है, नोट लगा के एक पॉइंट आपको लिखना है कि मैंने आपको कुछ राशियों की विमा बता दी, लेकिन इस प्रकृति के अंदर, इस नेचर के अंदर कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिसकी विमा नहीं है, यानी वो क्या है, विमाहीन राशियां हैं, उसकी कोई विमा नहीं है, वो अनाथ राशियां हैं। ये मान लो क्या है, वो अनाथ राशियां। तो ऐसी राशि कौन कौन सी हैं जो अनाथ हैं, यानी जिसकी कोई विमा नहीं है, तो साथियों वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। उसमें एक आता है आपका कोण, कोण की कोई विमा नहीं होती। एक आपका हो गया घन कोण,
एक आपका कोण हो गया, एक आपका घन कोण हो गया, एक आपका हो गया विकृति, एक हो गया आपका दूरी प्रवणता, दूरी प्रवणता है ना, एक हो गया आपका अपवर्तनांक, एक आपका हो गया अपवर्तनांक, एक आपका हो गया घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, एक हो गया आपका पायसन अनुपात, एक हो गया आपका पायसन अनुपात। ये कुछ राशियां हैं जिनका कोई विमा नहीं है, ये विमाहीन राशियां हैं। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी विमाहीन राशि है, तो इसमें से एक ऑप्शन में आ जाएगा। आपको याद रखना है कोण, घन कोण, विकृति, दूरी प्रवणता, अपवर्तनांक, घर्षण गुणांक, पायसन अनुपात, ये कुछ राशियां हैं जो क्या है आपकी, ये कुछ आपकी विमाहीन राशियां हैं। इसके अलावा एक हो गया आपका आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, ये भी आपकी विमाहीन राशि है। अब आती है एक डाउटफुल बात, अभी मैंने आपको यहां पर बताया था घनत्व की विमा, घनत्व की विमा होती है ये, लेकिन आपेक्षिक घनत्व की कोई विमा नहीं होती। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है साथियों, क्योंकि मैंने आपके सामने अच्छे से समझा दिया कि घनत्व की विमा ये होती है और आपेक्षिक घनत्व की कोई विमा नहीं होती, आपेक्षिक घनत्व की कोई विमा नहीं होती, आपेक्षिक घनत्व की विमा नहीं होती, लेकिन घनत्व की विमा होती है। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है साथियों तापमान के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तापमान के बारे में। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं तापमान की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है तापमान, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अलग टॉपिक हम तापमान का नहीं पढ़ेंगे, इसी के अंदर शामिल कर देंगे पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? मापन और मात्रक का, उसी में इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसको शामिल कर दिया। तो अब हम बात करते हैं तापमान की। तापमान, टेम्परेचर, तापमान यानी तापमान क्या है? कोई आपसे पूछ ले तापमान क्या है, तो साथियों सबसे बड़ी बात, तापमान जो है ना वो एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि तापमान क्या है? तापमान एक प्रकार की ऊर्जा है। अब क्वेश्चन यहां से क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि तापमान है एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार का बल, एक प्रकार की या इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। तो याद रखना तापमान क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्लियर है बात? और ये तापमान हमें किस चीज का अनुभव कराती है, किस चीज का एहसास करवाती है? यह हमें ठंड व गर्मी का एहसास करवाती है। यानी ये जो ऊर्जा है ना, कौन सी ऊर्जा? तापमान ऊर्जा। तापमान जो एक प्रकार की ऊर्जा है, यह हमें ठंड और गर्मी का एहसास करवाती है कि अब ठंड है, अब गर्मी है। तो ये किसके द्वारा हमें एहसास होता है? वो होता है हमें तापमान के द्वारा। क्लियर है बात? चलिए समझ में आई बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं तापमान के पैमानों की। अब हमारा जो नेक्स्ट बात है वो यहां से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको बात बताऊंगा उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्या है आपका? तापमान के पैमाने। तापमान के पैमाने, तापमान के पैमाने। साथियों हमारी प्रकृति के अंदर 4 प्रकार के पैमाने निर्धारित हैं। कितने प्रकार के पैमाने? 4 प्रकार के। तापमान के कितने पैमाने हैं? 4। और वो 4 कौन कौन से पैमाने हैं उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो है वो है आपका डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहला क्या है आपका? डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद जो है तीसरा है वो है डिग्री र्यूमर। डिग्री र्यूमर। और आपका नेक्स्ट जो है वो है केल्विन। केल्विन। अभी मैंने आपके सामने एक इंपॉर्टेंट बात लिख दी। यहां मैंने जो लिखा है ना, इसमें से एक क्वेश्चन बन गया। अब आपको समझ में आया नहीं आया वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर बना है यहां पर। और वो क्वेश्चन बना क्या, वो देखो। क्वेश्चन ये बना है, देखो सेंटीग्रेड के आगे डिग्री है, फ़ारेनहाइट के आगे डिग्री है, र्यूमर के आगे डिग्री है, लेकिन केल्विन के आगे डिग्री नहीं है। यही आपका क्वेश्चन है कि तापमान का ऐसा कौन सा पैमाना है
तापमान का ऐसा कौन सा पैमाना है जिसके आगे डिग्री शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? तो वो कौन सा पैमाना है आपका? केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना एक ऐसा पैमाना है जिसमें डिग्री शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्लियर है? तो आप यहां लिख सकते हो डिग्री शब्द का प्रयोग नहीं होता, डिग्री शब्द का प्रयोग नहीं होता। यह बात आप लिख सकते हो कि यहां पर डिग्री शब्द का प्रयोग यहां पर नहीं होता है। किसके अंदर? केल्विन के अंदर। यह इंपॉर्टेंट बात है, यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो यहां से आपसे क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है जल का, दिखाई दे रहा है आपको, जल का हिमांक बिंदु। एक तो आपका जल का हिमांक बिंदु और एक पूछा जाता है आपका जल का कमथनांक। कमथनांक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने में, डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने में जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने में जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो साथियों ध्यान रखना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हिमांक मतलब बर्फ बनने का बिंदु। कितने डिग्री पर बर्फ बनती है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बनती है पानी की। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं फ़ारेनहाइट में। तो साथियों ध्यान रखना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपकी क्या बनती है? बर्फ बनती है। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 32 डिग्री, सेंटीग्रेड में पूछे तो 0 डिग्री, और अगर आपको र्यूमर में पूछ ले तो साथियों ध्यान रखना र्यूमर में आपका क्या हो गया? 0 डिग्री र्यूमर। 0 डिग्री र्यूमर, 0 डिग्री र्यूमर के ऊपर आपका क्या हो जाता है? बर्फ बन जाती है पानी की। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपकी क्या बन जाती है? जल की बर्फ बन जाती है। इसी प्रकार से सेंटीग्रेड पैमाने की बात करें तो जो जल से बर्फ बनती है वो कितना पैमाना है? वो है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन में मान होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन। क्लियर है? कहने का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर 0 डिग्री र्यूमर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आपका क्या होता है? 273 केल्विन तापमान होता है। क्लियर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन। ये याद रखना है आपको, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कमथनांक की। कमथनांक का मतलब होता है उबलना। उबलना मतलब पानी का उबलना। पानी उबलता है ना, उसको कहा जाता है कमथनांक बिंदु। तो पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है? तो साथियों डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या हो जाता है? पानी उबल जाता है। और 80 डिग्री र्यूमर, 80 डिग्री र्यूमर पैमाने पर आपका क्या हो जाता है? पानी उबल जाता है। और अगर केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन पर आपका क्या हो जाता है? पानी उबल जाता है। क्लियर है बात? अब देखिए ये जो सेंटीग्रेड पैमाना जो है ना, सेंटीग्रेड पैमाना, इसमें इसके बीच में कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। यानी कहने का मतलब ये जो आपकी सेंटीग्रेड जो होता है ना, इसमें एक तापमापी होती है सेंटीग्रेड के अंदर, तापमापी, उसमें 0 से लेकर 100 तक मान लिखे होते हैं और उसमें 100 बीच में क्या होती हैं? लाइनें होती हैं, छोटी छोटी लाइनें 100। यानी कहने का मतलब इसमें 100 बराबर भागों में बांटा गया है। इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 180 बराबर भागों में। कितने बराबर भागों में? 180 बराबर भागों में फ़ारेनहाइट पैमाने को बांटा गया है। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? 80 में। और इसको कितने बांटा गया है? 100 में। क्लियर है? यानी इस सेंटीग्रेड पैमाने को कितने भागों में बांट दिया? बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में। इसको कितने भागों में? 180 बराबर भागों में। और इसको कितने में? 80 में। और इसको कितने में? 100 में। अब ये मान कहां से आया? देखो 0 और 100 के बीच में 100 का अंतर, 32 और 212 में 180 का अंतर, 0 और 80 में 80 का अंतर, और 273 और 373 में कितने का अंतर? कितने का अंतर? 100 का अंतर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है जल का हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट पैमाने में कितना होता है? जल का हिमांक बिंदु केल्विन पैमाने में कितना होता है? जल का कमथनांक बिंदु फ़ारेनहाइट में कितना होता है? जल का कमथनांक सेंटीग्रेड में कितना होता है? जल का कमथनांक र्यूमर में कितना होता है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। लीजिए स्क्रीनशॉट, बिल्कुल। अब देखिए यहां ऊपर मैं आपको एक और बात बताता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो है कि ये जो अभी अभी मैंने आपको बताए हैं, ये अभी अभी जो मैंने आपको बताए हैं, इनके अंदर संबंध पूछा जाता है कि ये जो आपके तापमान के जो पैमाने हैं, तापमान के ये जो 4 पैमाने हैं, इसमें आपस में क्या संबंध है? यानी तापमान के पैमानों में संबंध, तापमान के पैमानों में संबंध।
तापमान के पैमानों में संबंध क्या है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और यहीं से आपका एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है जो बहुत बार पूछा जाता है और उम्मीद करता हूं वो आपको आता भी होगा। अगर नहीं आता तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तापमान के पैमानों में संबंध की। तापमान के पैमानों में क्या संबंध है, एक आपका क्या है डिग्री सेंटीग्रेड है, एक आपका फ़ारेनहाइट है, एक आपका र्यूमर है और एक आपका क्या है केल्विन है। इनमें आपस में क्या संबंध है, तो इनमें आपस में संबंध क्या है कि देखो जो आपका केल्विन जो है ना, केल्विन ये जो आपका सेंटीग्रेड पैमाने में कितने बराबर भागों में बांटा गया है, सेंटीग्रेड पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा गया, इसलिए बट्टा में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। फ़ारेनहाइट को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो 180 बराबर भागों में बांटा गया है। और र्यूमर को कितने बराबर भागों में, 80 बराबर भागों में। और केल्विन को कितने बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में बांटा गया है। ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा दें क्योंकि संबंध स्थापित करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, बराबर दर्शा देंगे कि यानी ये तीनों बराबर कब हो सकते हैं, जब ये संबंध लगेगा। जब ये संबंध लगेगा तभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही से आपका क्वेश्चन बनता है, एक न्यूमेरिकल बनता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, फिर समझ में आएगा। अब देखिए C का जो मान है सबसे कम कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहां माइनस में 0 डिग्री लिखो तो लिख दो, वरना लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि C में से आप 0 घटाओगे क्या बचेगा, C बचेगा। इसके बाद फ़ारेनहाइट पैमाने में सबसे कम मान कितना होता है, तो 32 होता है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, 32 डिग्री लिखेंगे, माइनस में 32। यहां पर हम F अकेला नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 32 यहां पर मान दे रखा है सबसे कम, इसलिए सबसे कम मान ऊपर लिखेंगे। और यहां पर सबसे कम कितना है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिखो तो लिख दो, वरना लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार से केल्विन का मान सबसे कम कितना होता है, तो 273 होता है, इसलिए हम क्या लिख दें, 273। ये संबंध आपको याद रखना है, ये संबंध क्लियर है। चलिए अब मैं नीचे का मिटा के इसको आगे और बढ़ाता हूं, इसको आगे आप और भी बढ़ा सकते हो। और कैसे बढ़ाओगे वो देखो, इसको आगे कैसे बढ़ाओगे वो देखो, इसको ही आप आगे बढ़ा सकते हो इस प्रकार से। C में से 0 घटाया C और बट्टा में कितना आ गया, 100 आ गया, बराबर F माइनस 32 डिग्री बटे 180 डिग्री बराबर R में से 0 गया, कितना बचा, R बचा और 80 आ गया, बराबर K माइनस 273 बट्टा में कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो ध्यान से, इसको आप सभी को 20-20 से काट सकते हो। 20 5 100, 20 में 180, 20 चौके 80 और 20 5 100, यानी 20 से आप काट दोगे तो ये कितना बचेगा 5, ये कितना बचेगा 9, ये कितना बचेगा 4 और ये कितना बचेगा 5। यानी आप इस पैमाने को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R/4 बराबर K माइनस 273/5। ये मैंने आपको शॉर्ट रूप दे दिया और यही आपको याद रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन इससे क्या हो जाती है, थोड़ी सी सरल हो जाती है, इससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है। ये आपको याद रखना है। ये इन चारों में क्या होता है, आपस में संबंध होता है। ठीक है, चलिए ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपसे यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट में बदलिए, ये क्वेश्चन आ गया। तो आपके सामने जो संबंध है वो आपको यहां लिख के रखना है, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R/4 बराबर K माइनस 273 बटे क्या आ जाएगा आपका 5। ये आपका संबंध है जो अभी मैंने आपको बताया था। ये संबंध आपको याद रखना है, ये संबंध आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो यहां पर आपको एक तो सेंटीग्रेड दे रखा है और एक फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का ही संबंध आपको उठाना है, यानी एक तो सेंटीग्रेड का और एक फ़ारेनहाइट का। यानी इसको हल करने के लिए एक तो लिख लेंगे हम C/5 और बराबर में क्या लिख देंगे F माइनस 32 बटे कितना आ जाएगा 9। बस आपको यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। R और K वाला हमें काम में नहीं लेना, क्यों, क्योंकि यहां पर R और K काम में आया ही नहीं है। C और F के बारे में संबंध पूछा है हमें। तो देखिए C का मान कितना दे रखा है 10, तो C किसका 10 लिख दिया बटे 5 बराबर F माइनस 32/9। अब इसको हल करोगे आप तो ये बनेगा आपका 2 बराबर
f माइनस 32/9, ये 2 कहां से आया, 10 में 5 का भाग दे दिया, अब 9 दूनी 18 बराबर f माइनस 32, और f का मान अगर आप निकालोगे तो ये 18 का 18 और ये माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 32। अब इसमें जोड़ दो आप, f बराबर कितना आ गया आपका 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कहने का मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो 50 फ़ारेनहाइट होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन और आ गया, जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, केल्विन में बदलो, तो कैसे बदलेंगे, हमें सेंटीग्रेड और केल्विन का ही काम में लेना है। सेंटीग्रेड का क्या C/5 है बराबर, और केल्विन का क्या है, केल्विन का ये रहा K माइनस 273/5, बस यही काम में लेना है। 5 से 5 कैंसिल, तो यहां पर C का मान कितना है 10 है, तो 10 का 10 बराबर K का K आ गया माइनस 273 का 273। अब यहां से K का मान निकालेंगे तो ये 10 का 10 आ गया और ये माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 273, तो K का मान कितना आ गया, K का मान आ गया 283 केल्विन। यानी कहने का मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होते हैं, 283 केल्विन होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ले लिया स्क्रीनशॉट, बिल्कुल। अब हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कई एग्जामों में पूछ लिया गया है, वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी, अच्छे से आपको समझना है। क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन ये है मानव शरीर का तापमान। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है, मानव शरीर का तापमान रूमर में कितना होता है। तो साथियों ध्यान रखना, मानव शरीर के तापमान की बात करते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका मानव का क्या होता है, तापमान होता है सेंटीग्रेड में। अगर हम बात करते हैं किसकी, केल्विन की, तो केल्विन में होता है 310 केल्विन, 310 केल्विन तापमान होता है किसका, मानव शरीर का। उसके बाद बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं रूमर की, तो रूमर में होता है 29.52 रूमर, ये रूमर के अंदर तापमान होता है मानव शरीर का। और अगर हम बात करते हैं किसकी, फ़ारेनहाइट की, तो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी पैमाने के अंदर कि मानव शरीर का तापमान रूमर में कितना होता है, तो 29.52 रूमर, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड में कितना होता है, केल्विन में कितना होता है। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मानव शरीर का तापमान जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है, इसकी गणना किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी गणना की जाती है थर्मामीटर के द्वारा। किसके द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा। थर्मामीटर नाम का एक यंत्र होता है, थर्मामीटर नाम का यंत्र होता है, उसके द्वारा मानव शरीर के तापमान की क्या की जाती है, गणना की जाती है। क्लियर है। अगर हम डॉक्टर की बात करते हैं, ये जो फ़ारेनहाइट पैमाना है, यानी डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर किसके अंदर मापता है, डॉक्टर फ़ारेनहाइट में मापता है, फ़ारेनहाइट में शरीर का ताप मापता है, शरीर का ताप मापता है। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है कि जो डॉक्टर होता है वो हमारे शरीर का तापमान किसके अंदर मापता है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने में मापता है। किसके अंदर, फ़ारेनहाइट पैमाने में। क्लियर है। तो ये बात पे आपको मानव शरीर के बारे में याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको 2 इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं जो आपने आज तक सुनी नहीं होंगी, ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखिए, मानव शरीर का तो हमने पढ़ लिया, मानव शरीर का तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बात करते हैं सजीवों के अंदर। सजीवों में सबसे अधिक तापमान, सजीवों में सबसे अधिक ताप किसका होता है। सजीवों के अंदर सबसे अधिक ताप किसके शरीर का होता है। जैसे बहुत सारे हैं, मानव हो गया, भेड़ बकरी ऊंट बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो सबसे अधिक होता है बकरी का। बकरी के शरीर का ताप सबसे अधिक होता है सजीवों के अंदर। और कितना होता है साथियों, याद रखना 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका तापमान होता है बकरी का। किसका, बकरी का सबसे अधिक तापमान होता है सजीवों के अंदर। और सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम होता है आपका चींटी का। सबसे कम किसका होता है, चींटी का। चींटी, वही चींटी छोटे वाली, उस चींटी का जो तापमान होता है वो कितना होता है,
22.2 डिग्री सेंटीग्रेड। 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चींटी के शरीर का होता है, जो सबसे कम होता है सजीवों के अंदर। क्लियर है? चलिए ये बात भी आप लिख लीजिए क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त, अब हमें कुछ बातें और करनी है। वो क्या है? एक नोट में आप एक बात और लिखोगे, यहीं पर लिख सकते हो आप कि वह ताप जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कि ऐसा ताप बताओ जिसके ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। तो वो क्या होता है? वो होता है आपका -40 डिग्री। माइनस का जो 40 डिग्री है, इसके ऊपर डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। इसको प्रूफ भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। कैसे? आपको क्या पूछा है? C और F का बराबर मान पूछा है, यानी C और F बराबर कब होंगे। तो अभी मैंने आपको यहां पर बता रखा है C और F के मध्य संबंध। तो देखो C और F के मध्य संबंध क्या होता है, ये आपको पूछा गया है। C बराबर F आपको प्रूफ करना है, तो क्या करोगे आप? C और F का संबंध आप ले लोगे, C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये आपने संबंध ले लिया। अब यहां पर देखो C है, तो C की जगह आप F लिख सकते हो, क्योंकि यही तो आपको क्या करना, सिद्ध करना है। तो C के बराबर F है और F के बराबर C है, यानी C की जगह आप क्या लिख सकते हो? F लिख सकते हो /5 बराबर F माइनस 32/9। तो अब ये क्या हो जाएगा? देखो अब इसको आगे हल करेंगे तो 9 को F से गुणा करेंगे, आएगा 9F बराबर, और 5 को F से गुणा करेंगे 5F बराबर माइनस, ये माइनस का माइनस, और 5 को 32 से गुणा करेंगे तो 0 असल 1 और 5 या 15 1 16 160, यानी 5 को और 32 को गुणा करेंगे 160 आएगा। अब देखो इसे बात करते हैं इसकी, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, और 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 4F, और बराबर में क्या बचेगा? माइनस का 160। अब इसको आगे हल करेंगे तो F बराबर माइनस का 160 बटे में, ये गुणा में था, ये भाग में चला जाएगा, तो ये F बराबर कितना जाएगा? माइनस का 40 डिग्री। तो कहने का मतलब C और F कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होते हैं? कितने डिग्री पर बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया, लेकिन आपसे प्रूफ नहीं पूछता है, वो आपसे डायरेक्ट मान पूछता है, और वो मान कितना है? वो मान है आपका -40 डिग्री। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब हमें जो बात करनी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, नोट में ही आपको यह लिखना है कि परम शून्य ताप कितना होता है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है। तो अगर आपको केल्विन में पूछे तो केल्विन में होता है आपका 0 केल्विन, केल्विन के अंदर क्या होता है आपका? 0 केल्विन। और अगर आपको डिग्री में पूछे तो आपको याद रखना है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या होता है? सबसे कम तापमान होता है। परम शून्य तापमान का मतलब सबसे कम तापमान। इस पृथ्वी के ऊपर, इस संसार में सबसे कम तापमान संभव जो है ना, वो कितना है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इससे कम तापमान नहीं हो सकता इस पृथ्वी के ऊपर, इससे कम तापमान नहीं हो सकता, या फिर 0 केल्विन से कम तापमान संभव नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो याद रखना है आपको। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है कि आपका जो तापमान है, तापमान के जो पैमाने हैं, तापमान के सभी पैमाने धनात्मक व ऋणात्मक दोनों मान दर्शाते हैं, लेकिन क्या है? लेकिन केल्विन पैमाना केवल धनात्मक मान दर्शाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक मैंने आपको केल्विन के बारे में पहले बात बताई थी कि केल्विन के आगे डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, केल्विन पैमाने में डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। और दूसरी बात क्या याद रखनी केल्विन के बारे में, कि तापमान के सभी पैमाने धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के मान प्रदर्शित करते हैं, लेकिन केल्विन पैमाना केवल और केवल धनात्मक, यानी उसमें प्लस ही देखने को मिलेगा, उसमें माइनस आपको नहीं देखने को मिलेगा। कहीं पर भी आपको -27
केल्विन आपको नहीं मिलेगा, ये गलत है, ये संभव नहीं है, क्योंकि सबसे कम तापमान क्या हो सकता है, सबसे कम तापमान 0 केल्विन हो सकता है, इससे कम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आपका जो केल्विन है वो आपका क्या नहीं करता, माइनस का मान प्रदर्शित नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ प्लस यानी धनात्मक मान प्रदर्शित करता है। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। क्लियर चला? बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, यानी जो सामान्य तापमान होता है, सामान्य तापमान, सामान्य ताप, वो किसके द्वारा करते हैं? सामान्य ताप की गणना, सामान्य ताप की जो गणना है वो तापमापी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तापमापी के द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं सामान्य तापमान की गणना किसके द्वारा करते हैं? तापमापी के द्वारा। तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी, है ना, प्लेटिनम द्रव तापमापी, ये 3-4 प्रकार की तापमापी होती है, उसके द्वारा आपका सामान्य जो तापमान है ना वो मापा जाता है। लेकिन उच्चतम तापमान, उच्चतम ताप की जो गणना है, उच्चतम ताप की जो गणना है वो किसके द्वारा की जाती है? पायरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। पायरोमीटर के द्वारा उच्चतम तापमान की क्या की जाती है? गणना की जाती है। उच्चतम तापमान की गणना किसके द्वारा करते हैं? पायरोमीटर के द्वारा। और एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका जो सूर्य है ना, सूर्य की बाहरी सतह, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो ध्यान रखना 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सूर्य की जो बाहरी जो परत है ना, बाहरी परत, बाहरी सतह, उसका तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है ना वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो ध्यान रखना सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसकी गणना किसके द्वारा करते हैं? इसकी जो गणना की जाती है वो की जाती है हीलियो पायरोमीटर के द्वारा। हीलियो पायरोमीटर, ये यंत्र आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य की जो बाहरी सतह होती है इसका तापमान किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो उस यंत्र का नाम है हीलियो पायरोमीटर। क्या नाम है? हीलियो पायरोमीटर। क्लियर है? और कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए साथियों। ये था हमारा आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा विमीय सूत्र यानी विमा लिखनी, और दूसरा हमने पढ़ा तापमान। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और तापमान में यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मजे से अपनी तैयारी को करते रहिए। और साथियों बहुत जल्द आपकी वैकेंसी रेलवे की आने वाली है, एएलपी वगैरह की, और एसएससी की वैकेंसी आपकी है ही। तो आप अगर दमदार तरीके से, ईमानदारी से अगर आप 1 साल अपने आप को देते हो तो आपको सरकारी जॉब जरूर मिलेगी। और सरकारी जॉब से बढ़ के आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। जो मैंने आपको पढ़ाया उसका नोट्स आपको बना के चलना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ना तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, लेकिन उससे ज्यादा आपको रिवीजन करना पड़ता है। जो जितनी बार रिवीजन करेगा वो उतना ही ज्यादा जल्दी सफल होगा। किसी महान व्यक्ति ने एक बात कही है कि 10 अलग अलग किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ें। 10 किताबों को अलग अलग पढ़ने, 10 किताब अलग अलग पढ़ने की बजाय आप एक किताब को 10 बार पढ़ोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है ये सफिशिएंट आपके लिए, बहुत हाई लेवल तक मैंने आपको पढ़ा दिया और बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दिया। और बिल्कुल आपका जो एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो मैंने आपको करवाया है। और एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आपका जाता नहीं है, तो आप विश्वास कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। साथियों आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और साथियों तैयारी भी जो है ना वो भी अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।